समझदार बहू वर्सेस बेवकूफ बहू। एक शहर में कमला नाम की सास रहती थी। उसके दो बहू बेटे थे। बड़े बेटे मेहर की शादी सलोनी से हुई थी, जो कि बहुत समझदार और पढ़ी लिखी थी। वहीं छोटे बेटे अक्षय की शादी गांव की पाखी से हुई थी, जिसे ना ही शहर के तौर तरीके का अंदाजा था, ना पढ़ी लिखी थी, जिस कारण वो बेहद भोली और मासूम थी। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, जरा इधर आओ। जी माँ जी। बोलिए माँ जी। सुनो, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों बढ़िया सा खाना बना लेना, ठीक है? जी माँ जी। हाँ माँ जी, हम बना लेंगे। पाकी बहू, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम सही से कर पाओगी। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं अच्छे से काम करवाऊंगी बड़ी दीदी के साथ। ठीक है, वो तो पता चल जाएगा मुझे। ऐसा कहकर दोनों रसोई में जाकर खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। तभी कमला के दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं और कमला अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा नाश्ता पानी ले आओ और बताओ चंपा दीदी, पवन भैया, कैसे हो आप? अरे बस ठीक है, बहुओं से मिलने आए हैं। अरे कहाँ है बहू? हम ये रहे बुआ जी, मामा जी। लीजिए नाश्ता कीजिए। नमस्ते बुआ जी, मामा जी। ये कहकर सलोनी वहीं खड़ी हो जाती है। जबकि छोटी बहू उन दोनों के पैर छूती है तो चंपा कहती है, अरे बहू, तुझे पता नहीं है क्या कि बड़ों के पैर छूते हैं? तो क्या हुआ बुआ जी, आदर सम्मान तो किया है, चाहे किसी रूप में भी किया हो। ऐसे तो नहीं है कि मैंने आपको कुछ बोला ही ना हो। बहू ये कैसे जवाब दे रही है? माँ जी, आजकल के दौर में कोई पैर नहीं छूता है। अरे बहन, कोई बात नहीं। अच्छा पाखी, बहू जरा मेरे लिए ठंडा शरबत ले आओ। ठीक है मामा जी, मैं अभी लाती हूँ। हे भगवान, ना जाने अब क्या लेकर आएगी। फ्रिज तो खराब हो गया था कल। ये कहकर पाखी रसोई में जाती है और कहती है, फ्रिज तो कल खराब हो गया था, अब मैं क्या करूँ? आइडिया, जब हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा करते हैं, तो क्यों ना शरबत को पंखे से ठंडा कर दो। ऐसा कहकर पाखी शरबत को गिलास में करके एक हाथ से पंखा करते हुए वो पवन को देती है। मामा जी ये लीजिए, शरबत पी लीजिए ठंडा ठंडा। अरे बेटा, ये तू शरबत के गिलास पर ऐसे पंखा क्यों कर रही है? लो, दिखा दी इसने अपनी असली हरकत, बेवकूफ वाली। अरे बहू, गर्म पानी का शरबत बनाकर लाई थी क्या? अरे नहीं माँ जी, गर्म पानी से थोड़ी बनाया, वो ठंडा पानी नहीं था, तो उसे ठंडा करने के लिए मैं ऐसे पंखा कर रही हूँ। जैसे हमें गर्मी लगती है तो पंखे से ठंडक पहुँचाते हैं ना खुद को, इसलिए किया। ये सुनकर सभी मौजूद व्यक्ति अपने सिर पर हाथ मारकर कहते हैं, हे भगवान, ये कैसी बहू, बेवकूफ बहू पल्ले पड़ गई। हे भगवान, ये कैसी बेवकूफ बहू पल्ले पड़ गई। क्या हुआ माँ जी, अब मैंने क्या कर दिया? मैं तो बहुत समझदार हूँ ना, बर्फ ना होने के बावजूद भी ठंडा शरबत दिया है। बहू, बहुत अच्छा शरबत बनाया तुमने, शुक्रिया। कोई बात नहीं बहू, लगता है 2G नेट से भी ज्यादा धीरे तेरा दिमाग चलता है। ये 2G नेट तो नहीं पता मुझे, लेकिन आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लो, मैं बहुत समझदार हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। आज तो ये दोनों मिलकर लंका लगा देंगे। मेरी बेवकूफ बहू आज तो मेरी इज्जत को ताड़ ताड़ करके ही मानेंगी। अच्छा, तो पानी में रहने वाले 5 जीव के नाम बताओ। मुझे पता है, पानी के अंदर मेढक रहता है, उसके पापा रहते हैं, उसकी मम्मी भी रहती है और उसके अम्मा बाबा भी रहते हैं। हो गए 5 जीव। मुझे लगता है दीदी सच में ये बहुत पागल है। अरे कमला, फ्री में भी ऐसी बहू लाती तो मिलती नहीं। बड़ी अनोखी बातें करने वाली बहू लेकर आई हो। जी दीदी। बड़ी बेवकूफ है मेरी देवरानी, मुझे इन लोगों को भगाना होगा। माँ जी भी परेशान हो रही हैं। वो बुआ जी, मामा जी, आपको घर नहीं जाना है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, हम तो यहाँ पर रहने आए हैं कुछ समय के लिए, आप सभी के साथ। अच्छा, सलोनी बहू, जरा इधर आना। साइड में जाकर दोनों बोलती हैं, बेटा वो छोटी बहू तो पागल है, उनकी सेवा पानी करेगी तू। इन लोगों को कुछ करके अभी बाहर निकाल, जीना दुश्वार कर देंगे बोल बोल कर। जी माँ जी। तभी दोनों वहाँ जाती हैं और सलोनी कहती है, बुआ जी, मामा जी, आपको पता है कल रात को हमारे घर में भूत घुस गया था और वह यहीं मंडरा रहा था। जिसके मन में लालच होता है ना, वह भूत उसे बहुत मारते हैं। रात में सोते सोते कल माँ जी और मुझे मारा, क्योंकि हमें छोले भटूरे खाने का बहुत लालच था। अगर आपके मन में कोई लालच ना हो तो रुक जाइए, वरना अपनी जान बचाकर भाग जाइए। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर में कोई भूत?
पाकी कुछ बोलती उससे पहले कमला उसे सेब खिला देती है, जिसके बाद वो बोल नहीं पाती। क्या यहाँ भूत है दीदी? हम तो लालच से ही आए थे यहाँ, ताकि कुछ दिन यहाँ रह सके और मजे से खाए पिए। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए, कहीं उसकी चपेट में आ गए तो। हाँ पवन, तुम सही कह रहे हो, हमें अभी निकलना चाहिए, रात होने ही वाली है। कमला जी बच्चों, हम चलते हैं। वो क्या है ना, हमें एक जरूरी काम याद आ गया है। हाँ जी, हम जाते हैं। ऐसा कहकर दोनों चले जाते हैं। तभी सलोनी और कमला जोर जोर की हंसती हैं। तभी पाखी कहती है, माँ जी, आपने उन दोनों को ऐसे भेज क्यों दिया? तू बेवकूफ की बेवकूफ रहेगी, समझती कुछ नहीं है, जाकर काम कर। जी माँ जी। ऐसे ही अगले दिन सलोनी बहू गद्दे के नीचे से सीधा पेपर देखकर कहती है, अच्छा हुआ जो इस गुड़मोड़े कागज को ठीक करने के लिए मैंने इसे यहाँ रख दिया, अब एकदम कड़क हो गया। अरे वाह, चीजों को कड़क करने के लिए ऐसा कुछ भी होता है। मैं भी कपड़ों को ऐसे करूंगी तो वह सीधे हो जाएंगे। तभी अक्षय कहता है, अरे पाखी, जरा मेरी ये शर्ट कड़क कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी अभी। तभी पाखी अपने पति की शर्ट को गद्दे के नीचे रख देती है और उस पर बैठकर कहती है, ऐसे बैठूंगी तो जल्दी प्रेस हो जाएगा। अरे कितनी देर हो गई, मेरी शर्ट दो ना, अभी तक प्रेस नहीं की, और ऐसे बैठी क्यों हो, काम नहीं है क्या? अरे आपकी शर्ट को ही तो मैं प्रेस कर रही थी, देखो इस गद्दे के नीचे से अभी कड़क होकर आएगी। पाखी जैसे ही उस शर्ट को गद्दे के नीचे से निकालती है तो वो और गुड़मुड़ हो जाती है, जिसे देखकर अक्षय सिर पर हाथ रखकर कहता है, हे भगवान, जरूर मैंने कुछ कांड किए होंगे जो मुझे तुम जैसी बेवकूफ बीवी मिली। अरे ऐसे कौन शर्ट को प्रेस करता है? अक्षय जी, मैंने दीदी को कागज रखते हुए देखा था, इसलिए आपके शर्ट को भी मैंने ही रख दिया था। अक्षय की आवाज सुनकर घर के बाकी मेंबर भी पाखी की हरकतों को देख लेते हैं और कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं कब समझदारी आएगी इसको। पाखी की बेवकूफी देखकर सभी अपने काम पर लग जाते हैं। बड़ी बहू लैपटॉप चला रही थी तो कमला खुद ही पकौड़े बनाने लगती है। पकौड़े निकालते वक्त उसके हाथ पर गरम तेल आ जाता है और वो चीखती है, अरे राम रे, मर गई रे, हे मोरी मैया, मैं तो जल गई कृष्ण कन्हैया। उसकी आवाज सुनकर दोनों बहुएं उसके पास आती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया माँ जी, आप कैसे जल गई? पानी लाना होगा मुझे। बाप रे बाप माँ जी, आपका पूरा हाथ जल गया। दीदी पानी मत लाइए, इससे माँ जी के छाला पड़ जाएगा, रुकिए। बाकी बेवकूफी वाली बात हमेशा मत किया करो। दीदी मैंने बोला ना, मत कीजिए, छाला पड़ जाएगा पानी से। ऐसा कहकर पाकी फटाफट से कोलगेट का पेस्ट अपने सास के हाथों पर लगा देती है, जिससे 10-15 मिनट में उसे राहत मिलती है। और कमला कहती है, अरे बहू, तू भले ही कितनी भी बेवकूफ हो, पर कुछ बातों में तू समझदार भी है। हमेशा पढ़ी लिखी शहर के लोग ही समझदार नहीं होते, समझी सलोनी बहू। अगर तू सच में मेरे हाथ पर पानी डाल देती तो वह छाला बनकर फूट जाता और महीने भर ठीक नहीं होता मेरा हाथ। लेकिन जो बहू ने किया उससे जलन भी बंद हो गई और डॉक्टर की दवाई से ठीक भी हो जाऊंगी। हर मासूम और ना जानकारी वाला इंसान बेवकूफ नहीं होता, उसे कुछ वक्त लगता है इन सबको समझने में। जी माँ जी, आपने सही कहा। एक बार मेरी मम्मी ने भी पटाखे से पांव जलने पर ऐसा ही उपचार किया था, जो मुझे याद नहीं रहा। पाकी मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें बेवकूफ ही बोलती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी जिससे तुम समझदार बनो। कोई बात नहीं दीदी। इस तरह कमला को अपनी दोनों बहू पर फक्र होता है और सलोनी पाकी को घर में ही पढ़ाती लिखाती थी। देहाती बहू के घर आई 2 बिलायती ननद। अरे लड्डू की अम्मा, कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं, हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने? मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं?
जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। अहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो, अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़त है इनकी विलायती बहनें आ गई। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ, मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गौरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था, वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियां हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पिएंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो, तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो
आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत कि तू हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों ने, तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं। उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। गुस्से से बुदबुदाती हुई गंगा अपनी बहू हिमानी के कमरे में आती है, जहां हिमानी रजाई ताने पलंग पर बैठी हुई ठंड से ठिठुरती हुई हाथ मलती हुई खुद से कह रही होती है, ये सर्दी तो सिर दर्दी बन गई है। ठंडी ठंडी हवाएं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है अब तो मेरी आत्मा परमात्मा के पास ही पहुंच जाएगी। और अगर तेरी आत्मा परमात्मा के पास ना भी पहुंचे तो मुझे बता देना बहू रानी, जमाने भर का जाड़ा तो जैसे तेरे ही शरीर में समा गया है। जब से सर्दियां शुरू क्या हुई, तूने तो नहाने से नाता ही तोड़ दिया है। एकदम फुहार हो गई है तू। माँ जी, जब तक सर्दियां बीत नहीं जाती, नहाने धोने का नाम मत लीजिए। आप तो जानती है ना, ठंडी ठंडी पानी से नहाकर मेरे साथ मेरी आत्मा भी थरथराने लगती है। अरे बस कर बहू, बहुत सुन ली तेरी तानेबाजी। पिछले 3 हफ्तों से तू नहाई नहीं है। आज मैं एक नहीं सुनूंगी। गंगा को अपने घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जानती भी है, ना नहाने के चलते तेरे शरीर में गटर जैसी बदबू आ रही है। गंगा की ये बातें सुनकर उसकी ठंड में ना नहाने वाली बहू नाक सिकोड़ते हुए कहती है, नहीं तो माँ जी, मुझे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही। अभी तो 1.5-2 महीने ना नहाए मेरा काम चल जाएगा। लगता है तू बेलन की मार खाकर ही मानेगी। जैसे ही गंगा बेलन उठाती है, हिमानी रजाई ओढ़े दौड़ने लगती है। तभी गंगा उसे बाथरूम में बंद करके कहती है, अब तू नहाकर ही बाहर निकलेगी। अरे माँ जी, क्यों बच्चे की जान लेने पर तुली हो? बाथरूम में बंद हिमानी खुद में बुदबुदाते हुए कहती है, ये गंगा देवी मुझे डुबोकर ही दम लेगी। कोई बात नहीं सासू माँ, अगर आप शेर हो तो आपकी ये बहू भी सवा शेर है। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, हिमानी नहीं छुएगी पानी जब तक कि गुजर नहीं जाता ये जाड़ा जानी।
मगर मजबूरन मुझे हाथ पांव तो भिगोने ही होंगे, वरना मेरी साइको सासू माँ मुझे समंदर में डुबकी लगवाएगी। हिमानी जैसे ही पानी की एक बूंद अपने हाथ पर डालती है, ठंड से कपकपाती हुई कहती है, ये माँ जी ने भी मुझे किस मौत के कुएं में धकेल दिया है। ऐसा लग रहा है मेरा कंकाल बाहर निकल आएगा। जैसे तैसे हाथ पांव धोकर हिमानी बाथरूम से बाहर झांकती है, जहां गंगा को पलंग पर बैठा देखकर वो कहती है, माँ जी, आप अब तक मेरे कमरे में बैठी हैं। आपको सैकड़ों कामकाज होंगे ना। बहू, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से नहा। बस माँ जी, मैंने तो नहा लिया। ऐसा बोलकर हिमानी बाहर निकल आती है। बहू, बड़ी जल्दी नहाकर बाहर निकल आई तूने नहाने में तो 2 मिनट की मैगी को भी मात दे दिया। अच्छा सचमुच माँ जी? मुझे तो मालूम ही नहीं चला। पता नहीं बहू, मगर तू मुझे नहाई धोई सी लग नहीं रही। अभी गंगा ऐसा कह ही रही होती है कि बूढ़ी भागीरथी घर में एंटर करती है। गंगा, अरे ओ गंगा, अरे ये तो मिर्जापुर वाली बुआ जी की आवाज है। जल्दी से बाहर आ, रजाई में लोटपोट मत हो जाना। गंगा के जाते ही हिमानी गहरी सांस भरते हुए बोलती है, शुक्र है हिमानी, आज तो नहाने से जैसे तैसे बच ही गई। हिमानी जल्दी से साड़ी पहनकर कंबल ओढ़े ठंड से ठिठुरती हुई भागीरथी की ओर बढ़ती है, जिसे देखकर भागीरथी कहती है, अरे गंगा, ये ठंड से ठिठुरते हुए ठाकुर कौन चला आ रहा है? कहीं इन सर्दियों में तेरे घर में शोले 2 की शूटिंग तो नहीं चल रही? अरे नहीं बुआ जी, ये मेरी बहू हिमानी है। अरे मेरी नजर जरा कमजोर हो गई है, इसीलिए धुंधला दिख रहा है। मगर हाँ, मेरी नाक आज भी बहुत तेज है। हिमानी बहू, ये तेरी दादी सास है, इनके पैर छू। गंगा के कहने पर हिमानी बूढ़ी भागीरथी के पांव छूकर उसे प्रणाम करती है। प्रणाम दादी सा। जैसे ही हिमानी भागीरथी के ठंडे पैर छूती है, वो दांत किटकिटाते हुए चीख पड़ती है, हाय हाय, क्या हुआ गंगा की बहू? अरे तू हाथी की तरह चिंगाड़ क्यों रही है? जाने ये बुढ़िया किस अंटार्कटिका से उठकर आई है। सर से लेकर पांव तक बर्फ की जीती जागती मूरत है। एक तो ये जाड़े का कहर, ऊपर से इस कोल्ड क्वीन बुढ़िया के बर्फीले बॉडी का जुल्म। अच्छा बुआ जी, ये बताओ क्या बनाऊं आपके लिए? बोलो भला, बहू के रहते तू क्यों बनाएगी? हिमानी बहू, जा जल्दी से अपनी सासू माँ और अपनी दादी सास के लिए बढ़िया सी कड़क चाय बना कर ला। मैं? हाँ, अरे तेरे सिवा तेरी अम्मा तो है नहीं, तो तू ही बनाएगी ना। अरे बहू, बुद्ध बने खड़ी क्या है? जाकर चाय बना ला। गुस्से में बुदबुदाती हुई हिमानी ठंड से थरथराती हुई रसोई में आकर चाय बनाने लगती है। लगता है ये दादी सास इस सर्दियों में मुझे दफन करके जाएगी। जब से आए हैं हिमानी को हुक्म पर हुक्म दिए जा रही है। हिमानी ऐसा कह ही रही थी कि उसका पति शरद पीछे से आकर उसे हक करता है, जिसके ठंडे हाथ लगने से हिमानी चीखती है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी सास और दादी सास रसोई घर में दस्तक देती है। अरे ये कैसा शोरगुल है? अरे शरद, तू कब आया? वो अभी तुरंत आया ही हूँ माँ। और आते ही क्या कारिस्तानी की वो तो बताओ। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मुझे सर्दियों में कितनी ठंड लगती है। ऊपर से शरद ने अपने बर्फ जैसे हाथ से मुझे जकड़ लिया। ये सुनकर भागीरथी और गंगा ठहाके मारकर हंस पड़ती है। ये सही है, यहाँ मैं ठंड से ठिठुर रही हूँ और आप दोनों ठहाके मार रही हैं। मैं चली अपने कमरे में, चाय बनाए मेरी जूती। इसके बाद हिमानी अपने कमरे में आकर रजाई ओढ़ हीटर ऑन करके पाँव सेकना शुरू कर देती है। जाड़े के मौसम में जन्नत तो यही है। भगवान, बस मुझे सर्दियों के दिनों में पानी से बचा लो। ऐसे ही समय गुजरता है। ठंड से डरने वाली हिमानी बगैर नहाए हाथ मुंह धोकर ही काम चलाती है। इस बीच 1 सप्ताह बीत जाते हैं और भागीरथी कहती है, अरे गंगा की बहू, जिस दिन से मैं आई हूँ
तू यही आसमानी साड़ी पहने हुए है। अरे नहाती धोती नहीं है क्या? नहाने की बात ही मत करो बुआ जी, इसकी सर्दियां सूखे सूखे निकल जाती है। मजाल है कि सर्दियों में मेरी बहू रानी हिमानी पानी में उतर जाए। ये सही है सासू माँ, मैंने नहाना क्या छोड़ा, उसके बदले में भागीरथी दादी सा के सामने मुझे भिगोकर जूते मार रही हैं। मगर हिमानी बहू, पानी कोई तोप तो है नहीं जो तुझे निगल जाएगा। आप मुझे समझ ही नहीं सकते, मुझे नहीं नहाना तो बस नहीं नहाना। गंगा और भागीरथी के लाख समझाने के बावजूद हिमानी टस से मस नहीं होती। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मंजर में गुजर जाता है, जिसके साथ हिमानी के शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। अरे बहू, खाज खुजली के प्रतियोगिता में भाग लिया है क्या? ये क्या कुत्ते बिल्ली की तरह हाथ पैर खुजा रही है? पता नहीं माँ जी, अचानक से शरीर में बहुत खुजली हो रही है। ये सुनकर गंगा अपनी बहू को डॉक्टर के पास लेकर आती है, जहां डॉक्टर कहता है, वो देखिए, मुझे लगता है आप पानी से ज्यादा बचाव करती हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरी बहू पूरी सर्दी निकल जाती है पर कभी नहाती नहीं है। इसको पानी से बहुत डर लगता है, ना तो ये पानी पीती है और ना ही नहाती धोती है। पूरी सर्दी पानी इस्तेमाल ही नहीं करती है। देखिए, शारीरिक साफ सफाई की कमी के कारण इनके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है और इनके बॉडी से प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है। आपको पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, जिससे इनकी बीमारी खत्म हो जाए, वरना ये आगे चलकर बहुत खतरनाक बीमारी बन जाएगी। इसलिए इसके बचाव के लिए आपको अभी से ही सतर्क रहना होगा और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। देख ले बहू, तेरे ना नहाने के चलते तेरा शरीर रोगों के चपेटे में आ चुका है। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कभी बात नहीं मानी। आप मुझे कितना बोलती थी नहाने के लिए, पर मैं आपकी बात को टाल दिया करती थी। पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? आप ठीक तो हो सकती हैं, मगर आपको अपनी आदत में बदलाव लाना होगा। आपको नित दिन नहाना होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं नहाऊंगी। उस रोज के बाद से ठंड के मौसम में ना नहाने वाली हिमानी डॉक्टर के दिए हुए हिदायत के अनुसार रोजाना नहाना शुरू कर देती है, जिसके बाद से उसकी सारी बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और हिमानी अपनी सास गंगा और दादी सास भागीरथी से भी माफी मांगती है।